मेरे प्रिय मित्रों, आज हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं वो है अध्याय संख्या 21। तो फिर मैंने 20 क्यों खोला हुआ है? 20 इसलिए खोला हुआ है क्योंकि पिछली बार जब मैंने पढ़ा तो उस अध्याय में हमने क्या क्या चीज़ें समझी, इसको एक संक्षिप्त में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात भविष्य की रणनीति पर बहस। हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फॉर यूपीएससी। ठीक है, तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की भविष्य की रणनीति पर बहस, आंदोलन के पश्चात की। तो ये चीज़ें अगर मैं खोलना चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसके जो अध्याय के अंत में जो सारांश दे रखा वो पढ़ लूँ, बिकॉज ये अगर इतना पढ़ लेता हूँ ना तो ये क्लियर है अध्याय। इस अध्याय में प्रथम चरण की बहस, उसके पश्चात यहाँ द्वितीय चरण दूसरे चरण की बहस भी आएगी। तो प्रथम चरण की बहस में क्या क्या हमने पढ़ा? गांधीवादी विचारधारा का अनुसरण करते हुए रचनात्मक कार्य। अब आंदोलन जो था उसके पश्चात की ये घटनाएं हैं। गांधीवादी विचारधारा के अनुसरण करते हुए रचनात्मक कार्य हुए, संवैधानिक संघर्ष और चुनावों में सहभागिता हुई। ठीक है, चुनाव करवाए गए। अंग्रेजी सरकार तो यही चाहती थी कि भारतीय चुनाव में हिस्सेदारी करे, जिससे जो है वो हमारा हिस्सा बन जाएंगे और फिर विरोध करना बंद कर देंगे। तीसरा, रचनात्मक कार्यों को दरकिनार करना और संवैधानिक संघर्ष और सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी रखना। फिर दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 आया तो एक प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ बना। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की बात उसमें की गई, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई, विधान हेतु 3 सूचियां, केंद्रीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची बनाई गई 1935 के अधिनियम से। और केंद्र में प्रशासन हेतु विषयों का सुरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजन किया गया। ठीक है, प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया। 1937 के प्रारंभ में प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं हेतु चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस द्वारा बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य भारत और बिहार और उड़ीसा और पश्चिम उत्तर प्रांत में मंत्रिमंडलों का गठन हुआ। वहाँ पर कांग्रेस बहुमत प्राप्त करती है। ठीक है, फिर दूसरे चरण की बहस। फिर नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, कांग्रेस, समाजवादी और साम्यवादियों ने सत्ता में भागीदारी का विरोध किया। ठीक, वामपंथियों ने गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से परिषद में प्रवेश का प्रस्ताव रखा। अब ये जो नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के समाजवादी और साम्यवादी चाहते थे कि हम लोग सत्ता में भागीदारी न करें, क्योंकि इससे जो है हम उसी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएंगे और धीरे धीरे विरोध हमारा बंद हो जाएगा और हम धीरे धीरे, मतलब उसमें जो कुछ लोग हैं जिसमें शामिल होंगे वो धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये था इनका। और दूसरी तरफ वामपंथी चाहते थे कि हम वहाँ पर जाकर के भी उनके कार्यों को अवरुद्ध करें। उद्देश्य सबका एक ही था, मतलब अपने अपने विचारधाराएं थी। गांधी ने प्रारंभ में सत्ता भागीदारी का विरोध किया, लेकिन बाद में अनुमति दे दी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 और फैजपुर अधिवेशन 1937 में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। 1936 और 37 में लखनऊ और फैजपुर में क्रमशः जो अधिवेशन हुआ उसमें चुनाव लड़ने की बात की गई। इसके पश्चात की घटनाएं अब कहलाती हैं। देखिए, 19 प्रांतों में कांग्रेस शासन। अध्याय 21 पढ़ रहे हैं, प्रांतों में कांग्रेस का शासन और कहाँ कहाँ कांग्रेस जीती। देखिए, जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों बम्बई, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार एवं संयुक्त प्रांत में मंत्रिमंडल का गठन किया। ध्यान दीजिएगा, 6 प्रांतों में 1937 में, जुलाई 1937 में कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो मंत्रिमंडल का गठन कहाँ कहाँ हुआ? एक तो मद्रास, बम्बई और मद्रास, और मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। बाद में असम और पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांत में भी उसने सरकार बनाई। अब गांधी जी की सलाह क्या थी? देखिए, गांधी जी ने कांग्रेसियों को सलाह दी कि सरकार में शामिल होने के मुद्दे को वे सहजता से लें, गंभीरता से नहीं। ये कांटों का ताज है, इससे कोई गौरव प्राप्त नहीं होगा। ये पद इसलिए स्वीकार किए गए हैं जिससे हम ये जान सकें कि हम अपने राष्ट्रवादी लक्ष्य की ओर अपेक्षित गति से बढ़ रहे हैं या नहीं। गांधी ने सलाह दी कि 1935 के अधिनियम का उपयोग हुकूमत की उम्मीदों के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। मतलब 1935 के अधिनियम का जो उपयोग है वो हुकूमत जिस तरह से चाहती है, शासन जो चाहता है, अंग्रेज जो चाहते हैं, उस तरह से इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हुकूमत जिस रूप में चाहती है उस रूप में इस्तेमाल करने से बचना है। बात ये है, ऐसा कांग्रेसियों से जिन्होंने सरकार बनाई उनसे गांधी जी ने कहा। कांग्रेस द्वारा विभिन्न प्रांतों में सरकार के गठन से पूरा राष्ट्र पुलकित हो उठा। भारतीय ऐसा महसूस करने लगे मानो वे स्वयं के शासन में जी रहे हैं। सरकारों के गठन से कांग्रेस की प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हुई। इससे ये बात भी रेखांकित हुई कि ये न केवल जनता की विजय है, अपितु ये जनता की भलाई के लिए जनता द्वारा उसके प्रतिनिधियों को सौंपा हुआ उत्तरदायित्व है।
अब जनता के प्रतिनिधि राज्य की शक्तियों का प्रयोग जनता के हित में करेंगे, लेकिन कांग्रेस के मंत्रियों के अधिकार और वित्तीय संसाधन सीमित थे। वे अपने प्रशासन द्वारा साम्राज्यवादी स्वरूप को परिवर्तित नहीं कर सकते थे। जो ये साम्राज्य बना हुआ था, वे अपने प्रशासन के द्वारा इनकी शक्तियां जो थी, अधिकार और वित्तीय संसाधन जो थे वो सीमित थे। इन इतने सीमित अधिकारों के साथ इस साम्राज्यवादी स्वरूप जो इतना विशाल शत्रु की तरह खड़ा था, उसे परिवर्तित कांग्रेसी नहीं कर पा रहे थे। उसमें वे किसी क्रांतिकारी युग का सूत्रपात नहीं कर सकते थे। अब देखिए, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के अधीन किए गए कार्य। पहला, नागरिक स्वतंत्रता। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के अधीन किए गए कार्यों में नागरिक स्वतंत्रता। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने नागरिक स्वतंत्रता की बहाली हेतु अनेक कदम उठाए। 1932 में जन सुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकारों को प्रदान किए गए सभी आपातकालीन अधिकार रद्द कर दिए गए। ठीक, 1932 में जन सुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकारों को प्रदान किए गए सभी आपातकालीन अधिकार रद्द कर दिए गए। हिंदुस्तान सेवा दल और यूथ लीग जैसे संगठन और पुस्तकों और पत्रिकाओं से प्रतिबंध हटा दिया गया। प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। सरकारी विज्ञापन के लिए जिन प्रेसों को काली सूची में डाल दिया गया था, उनको उठा लिया गया। मतलब विज्ञापनों के लिए जो ब्लैक लिस्ट बनाई गई थी, वो ब्लैक लिस्ट खत्म कर दी। पुलिस के अधिकारों में कटौती कर दी गई। पुलिस द्वारा जनता के बीच में किए गए व्याख्यान को दर्ज करने और गुप्तचर पुलिस द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पीछा किए जाने की व्यवस्था पर रोक लगा दी गई। राजनीतिक बंदियों और जेल में बंद क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया। राजनीतिक निर्वासन और नजरबंदी से संबंधित सभी आदेश रद्द कर दिए गए। बम्बई में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त की गई भूमि किसानों की वापस कर दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बर्खास्त अधिकारियों के पेंशन भत्ते पुनः प्रारंभ कर दिए गए। गांधी जी ने कांग्रेस जनों से आग्रह किया कि वे सिद्ध करके दिखाएं कि वे पुलिस और सेना की अत्यल्प सहायता से शासन चला सकते हैं। किंतु नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में कांग्रेस मंत्रियों द्वारा किए गए कुछ कार्यों की आलोचना भी की गई। जुलाई 1937 में एक समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली को उत्तेजक भाषण देने के आरोप में मद्रास सरकार ने दंडित कर दिया। इस तरह अक्टूबर 1937 में एक समाजवादी कांग्रेस नेता एस बाटलीवाला पर राजद्रोह भड़काने वाला भाषण देने का आरोप लगाया गया। इस कारण मद्रास सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें 6 माह की सजा सुना दी। तो ये बाटलीवाला को राजद्रोह के आरोप में मद्रास सरकार ने 6 महीने की जेल सुनाई। ठीक, 1937 की बात है। 1937 में यूसुफ मेहर अली को उत्तेजक भाषण के आरोप में मद्रास सरकार ने दंडित किया। तो दोनों ही मद्रास के थे। बम्बई के तत्कालीन गृह मंत्री के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाई मुंशी, जो बम्बई के तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने साम्यवादी और वामपंथी कांग्रेसियों पर नजर रखने के लिए खुफिया विभाग का उपयोग किया। उस समय के जो गृह मंत्री थे के.एम. मुंशी, उन्होंने साम्यवादी और वामपंथी कांग्रेसियों पर नजर रखने के लिए खुफिया विभाग का उपयोग किया। अब हम समझते हैं कृषि सुधार को। जमींदारी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करके भी कांग्रेस ने कृषि ढांचे के कायाकल्प की कोशिश नहीं की। इसके निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। कृषि सुधार क्यों नहीं किया गया, इसके कारण देखिए आप। मंत्रिमंडलों के पास पर्याप्त अधिकार न थे, पहला कारण। इस कार्य के लिए उनके पास वित्तीय संसाधनों का घोर अभाव था, क्योंकि भारतीय राजस्व के अधिकांश हिस्से का उपयोग भारत सरकार के केंद्रीय सरकार के पास जाता था। तीसरा कारण, कांग्रेसी मंत्रिमंडल मौजूदा प्रशासनिक ढांचे को किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार केवल वायसराय या गवर्नरों के पास ही था। चौथा अधिकार, विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बैठाना एक अन्य प्रमुख समस्या थी। विभिन्न वर्गों को साथ लेकर चलाया जाने वाला आंदोलन तभी प्रगति कर सकता था जब विभिन्न प्रतिस्पर्धी हितों के बीच तालमेल बनाया जा सके या बनाया रखा जाए। इसके अलावा पांचवा कारण, उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करने वाले भारतीयों को एकजुट करने के लिए आपसी सामंजस्य अत्यंत आवश्यकता। छठा कारण, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के पास ज़्यादा समय नहीं था। सातवां कारण, 1938 के बाद यूरोप में युद्ध के बादल मंडराने लगे। और आठवां कारण जो है, लगभग सभी कांग्रेस शासित राज्यों जैसे बम्बई, बिहार, मद्रास, असम और संयुक्त प्रांत में प्रतिक्रियावादी तत्वों वाला द्वितीय सदन मौजूद था, जिसे हम विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ध्यान दीजिएगा। बम्बई, बिहार, मद्रास, असम, संयुक्त प्रांत में
किसमें? बम्बई में, बिहार में, मद्रास में, असम में और संयुक्त प्रांत में प्रतिक्रियावादी तत्वों वाला द्वितीय सदन मौजूद था, जिसे विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है। इसमें जमींदारों, भूस्वामियों, पूंजीपतियों, सूदखोरों का वर्चस्व था। इस परिषदों में कांग्रेस अल्पमत में थी, अतः किसी कानून को पास कराने के लिए सरकार को इन तत्वों से समझौता करना पड़ता था। कृषि का ढांचा अत्यंत जटिल और उलझा हुआ था, ये भी एक कारण था। 9वां कारण है ये, ठीक है। किंतु इन अवरोधों के पश्चात भी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कृषि ढांचे में अनेक सुधार किए और अनेक विधानों का निर्माण किया। ये विधान भूमि सुधार, ऋणग्रस्तता से राहत, वनों में पशुओं के चरने की अनुमति, भू राजस्व की दरों में कमी तथा नजराना व बेगारी जैसी गैर कानूनी कार्यों को समाप्त करने इत्यादि से संबंधित थे। किंतु ये लाभ मुख्यतया बड़े काश्तकारों को ही प्राप्त हुए तथा उप काश्तकार इनसे ज़्यादा लाभान्वित नहीं हो सके। खेत मजदूरों पर भी इनका कोई असर नहीं पड़ा। अब हम समझेंगे मजदूरों के प्रति नजरिया। मजदूरों के प्रति नजरिया, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का रुख मजदूर समर्थक था। इनका आधारभूत दृष्टिकोण था मजदूरों के हितों की रक्षा, औद्योगिक शांति की स्थापना, हड़तालों का कम से कम आयोजन करने तथा हड़ताल पर जाने से के पहले अनिवार्य मध्यस्थता की वकालत की। मजदूरों और मालिक के बीच सौहार्द पूर्ण संबंधों की स्थापना उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेसी मंत्रियों को मध्यस्थ बनाने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने श्रमिकों की माली हालत तथा इनकी मजदूरी में वृद्धि करने के भी प्रयास किए, माली हालत सुधारने के लिए। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने उग्रवादी मजदूर संघ की हड़तालों को कानून एवं व्यवस्था के रूप में हल किया। जहां तक संभव हो सका इनके लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इस रणनीति को काफ़ी सफलता मिली, किंतु बम्बई में ये उतनी सफल नहीं रही। इसके अतिरिक्त वामपंथी आलोचक भी इस व्यवस्था से उतने संतुष्ट नहीं थे। आंदोलनकारी मजदूरों के विरुद्ध उन्होंने धारा 144 का इस्तेमाल किया और कई अवसरों पर मजदूर नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत तौर पर जन आंदोलन के विरोध प्रदर्शन के प्रति कांग्रेस मंत्रिमंडल के व्यवहार से अप्रसन्न थे, किंतु अपनी अप्रसन्नता को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कभी व्यक्त नहीं किया। जनता के बीच उन्होंने कांग्रेस मंत्रिमंडलों का समर्थन किया और उनके कदमों को उचित बताया। इसके अतिरिक्त गांधी जी भी उग्रवादी और हिंसक तरीके से अपनाए जाने के विरुद्ध थे। उन्होंने जन सामान्य को राजनीतिक शिक्षा दी जाने का प्रयास किया। उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस को अपना लोकप्रिय जनाधार नहीं खोना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस जनों के प्रशासन चलाने के लिए साम्राज्यवादी तौर तरीके न अपनाने की सलाह दी। समाज कल्याण संबंधी सुधार, इन सुधारों में निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित थे। कुछ निश्चित क्षेत्रों में शराब निषिद्ध लागू कर दिया गया। हरिजनों के कल्याण हेतु अनेक उपाय लागू किए गए। मंदिरों में प्रवेश, सामान्य नागरिक सुधारों का प्रयोग, छात्रवृत्तियां, पुलिस एवं सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या में वृद्धि इत्यादि सम्मिलित थे। प्राथमिक, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। अनुदान एवं अन्य तरीकों द्वारा खादी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया। बंदी सुधार प्रारंभ किए गए। समाज कल्याण संबंधी सुधारों की बात मैं कर रहा हूँ। स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। राष्ट्रीय योजना के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया इन्होंने। कांग्रेस की अन्य संसदीय जन गतिविधियाँ देखें तो इन गतिविधियों में निम्नलिखित प्रयास सम्मिलित थे। पहला, जन शिक्षा अभियान की स्थापना। कांग्रेस की अन्य संसदीय गतिविधियों में पहली है जन शिक्षा अभियान की स्थापना और दूसरी है कांग्रेस पुलिस स्टेशनों एवं पंचायतों की स्थापना। तीसरी है कांग्रेस लोक शिकायत समितियों की स्थापना, जिसका कार्य क्या होता था कि लोक शिकायतों को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करे। इसके अलावा राज्यों के लोक आंदोलन जो हैं वो भी अन्य गतिविधियों में सम्मिलित थे। अब हम बात करें मूल्यांकन की। यद्यपि 1939 के अंत तक कांग्रेसियों के मध्य सत्ता के लिए अवसरवादिता, आंतरिक कलह और जोड़ तोड़ के प्रयास जैसी बुराइयां परिलक्षित होने लगी थीं, परंतु फिर भी उनके संसदीय कार्यों ने उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि की और जनता के मध्य उनके आधार को पुख्ता किया। कांग्रेस का 28 माह का शासन निम्न कारणों से महत्वपूर्ण था। ये धारणा सिद्ध हो गई इससे कि मौलिक सामाजिक संक्रमण के लिए भारतीय स्वशासन आवश्यक है। दूसरा, मंत्रिमंडलों ने भारतीयों के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए।
तीसरा, मंत्रिमंडलों ने सांप्रदायिकता को रोकने के लिए सार्थक और सफल प्रयास किए। चौथा, अंग्रेजी नौकरशाही के मनोबल में कमी आई। पांचवा, कांग्रेस के संसदीय कार्यों ने तब तक के विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाया, जैसे जमींदार इत्यादि। इसके अलावा लोगों को ऐसा खा खींचने में मदद मिली जैसे कि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो। इसके अलावा मंत्रिमंडलों के प्रशासनिक कार्यों ने इस भ्रांति को तोड़ दिया कि भारतीय शासन करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न राजनीतिक संकटों के चलते अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। सारांश समझे इस अध्याय का, तो मंत्रियों और पदाधिकारियों को गांधी जी का परामर्श देखिए। पद का इस्तेमाल ब्रिटिश शासन द्वारा निर्धारित या अपेक्षा अनुरूप नहीं होना चाहिए। पद का लोभ न करें, उसे त्यागने के लिए तैयार रहें। इसके अलावा कांग्रेस मंत्रालयों के अधीन कार्य देखें तो नागरिक स्वतंत्रताओं को बहाली हेतु कदम उठाए उन्होंने। इसके अलावा प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाया। इसके अलावा राजनीतिक कैदियों, क्रांतिकारियों को मुक्त किया। विभिन्न संगठनों, पुस्तकों, जर्नल्स के प्रतिबंध जो हैं उन्होंने हटाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबद्ध अधिकारियों की पेंशन को पुनः शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त देखें तो अगला अध्याय जाएगा और वो है इकाई संख्या 8 शुरू हो जाएगी। ये इकाई संख्या 7 समाप्त कर ली है, इकाई संख्या 8 को हम अगले अध्याय से शुरू करेंगे। धन्यवाद।